नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही जाने माने कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की एक बेहद खूबसूरत कविता नौका विहार पर बात करने वाले हैं। जी। पंची की ये कविता प्रकृति चित्रण और दर्शन का अद्भुत संगम है। हाँ बिल्कुल। तो आज हम पंत जी की इसी मशहूर रचना नौका विहार के कुछ हिस्सों को लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसमें जो प्रकृति का सौंदर्य है, वो नौका यात्रा का अनुभव और फिर कैसे वो जीवन के गहरे सवालों तक पहुंच जाते हैं। वही मतलब हमारा इरादा यही है कि उस सौंदर्य को, उस अनुभव को और जो जीवन के शाश्वत प्रवाह वाले विचार हैं उनको परत दर परत खोलें। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो कविता की शुरुआत ही देखिए, माहौल एकदम जैसे बंध जाता है। शांत स्निग्ध, ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल। कितनी शांति है। चिकनी उजली सी चांदनी रात, आसमान मानो बिना पलक झपकाए देख रहा है और धरती एकदम चुप। सही कहा। पंडित जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं और वो यहाँ पहली पंक्तियों से ही पता चल जाता है। भाषा की कोमलता, प्रकृति की बारीकियां पकड़ने की क्षमता। हाँ बिल्कुल। और देखिए, वो गंगा को सिर्फ एक नदी की तरह नहीं देख रहे, वो उसे एक व्यक्तित्व दे रहे हैं एक तरह से। हाँ, जैसी वो कहते हैं, सैकत शैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा, ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। मतलब ऐसा लगता है जैसे गंगा कोई दुबली पतली सी स्त्री हो, जी जो गर्मी से शायद थोड़ी कमजोर हो गई है और अब थककर शांत होकर रेत की उस सफेद चादर पर लेटी है। ये सिर्फ एक उपमा है या कुछ और भी है इसमें? नहीं, ये सिर्फ उपमा से ज्यादा है। मेरे ख्याल में जब वो आगे उसे तापस बाला गंगा निर्मल कहते हैं ना, हाँ। तो वो सिर्फ मानवीकरण नहीं रह जाता। ये दिखाता है कि वो प्रकृति में पवित्रता देख रहे हैं, तपस्या देख रहे हैं, एक तरह का संयम। अच्छा, गंगा यहाँ सिर्फ खूबसूरत नहीं है, तो वो पूजनीय भी है, निर्मल है। और ये भाव जो है, ये बाद में कविता के दार्शनिक हिस्से से जुड़ता है। अच्छा, तो ये गंगा का चित्रण सिर्फ सुंदरता तक नहीं है, बल्कि उसमें एक आध्यात्मिक संकेत भी छिपा है। हाँ बिल्कुल। और वो वर्णन भी कमाल है। शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल, जैसे चांद की रोशनी उसके हाथों पर पड़ रही हो और लहरें मानो सीने पर बिखरे मुलायम बाल हों। कोमल कुंतल। जी। फिर आकाश का जिक्र है, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा। नीलांबर जैसे गंगा के शरीर पर तारों वाला नीला आंचल लहरा रहा हो। हाँ, और वो आंचल भी देखिए स्थिर नहीं है, चंचल कहा है, सिहर सिहर लहरा रहा है। सही कहा। प्रकृति के हर तत्व में एक सूक्ष्म गति है, चाहे माहौल ऊपर से कितना भी शांत क्यों ना लगे। और लहरों का वो वर्णन, हाँ, वो भी अद्भुत है। साड़ी की सिकुड़नसी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी हैं वर्तुल मृदुल लहर, जैसे रेशमी साड़ी पर सिलवटें पड़ जाती है ना। हाँ हाँ। चांदनी में चमकती वो गोल गोल लहरें वैसी लग रही हैं। पंत जी शब्दों से बिल्कुल तस्वीर खड़ी कर देते हैं आंखों के सामने। बिल्कुल। और इसी माहौल में कवि अपनी नाव लेकर निकलते हैं। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। तेजी से। रात का पहला पहर है और वो चल पड़े। रेत पर जो चांदनी फैली है, उसके लिए भी कितनी सुंदर उपमा है। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। वाह। जैसे मुस्कुराती सीपी पर मोती बिखरे हों। हाँ। फिर नाव तैयार होती है, लो पालें चढ़ी उठा लंगर, मतलब यात्रा शुरू होती है। जी। इस शुरुआती हिस्से में जोर प्रकृति के स्थिर, लगभग दैवीय सौंदर्य पर है। सब शांत है, उज्जवल है, मोहक है। हाँ। और कवि के निरीक्षण शक्ति तो कमाल की है ही। गंगा को तनवंगी कहना, तापस बाला कहना, लहरों को कुंतल, साड़ी की सिकुड़न, ये सिर्फ अलंकार नहीं है, ये हमें उस दृश्य को महसूस करने में मदद करते हैं। सही कहा। पाठक जैसे वहीं पहुंच जाता है। बिल्कुल। फिर नाव पानी पर आगे बढ़ती है, लेकिन बहुत धीरे, बड़े आराम से। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर तैर रही खोल पालों के पर। मंथर मंथर। छोटी सी नाव है और एक सुंदर हंसिनी की तरह लग रही है, अपने पाल रूपी पंख खोलकर तैर रही है। गति में भी एक नजाकत है। हाँ, एक ठहराव है गति में भी। और अब आता है वो प्रतिबिंब वाला जादू। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर। जी, शुचि दर्पण पर। यानी जो शांत और पवित्र पानी है, वो शीशे जैसा बन गया है
और उस पर चमकते रेतीले किनारों का अक्स पड़ रहा है। और उस अक्स के वजह से वो किनारे पल भर के लिए दोगुना ऊंचे लग रहे हैं। पानी यहाँ सिर्फ पानी नहीं, एक जादुई आईना बन गया है। हाँ, और ये आईना बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ सुंदरता को दुगना नहीं कर रहा, ये असलियत और एक तरह के भ्रम के बीच की जो बारीक रेखा है उसे भी दिखाता है। अच्छा, कैसे? देखिए ना, आगे काला कांकर के राजमहल का प्रतिबिंब कैसे वर्णित है। काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों में वैभव स्वप्न सघन। हाँ, असलियत में तो महल जागरा होगा, लोग होंगे वहां, लेकिन उसका जो अक्स है पानी में वो निश्चिंत सोया हुआ है और सपने देख रहा है, वो भी वैभव के घने सपने। तो क्या कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम देखते हैं, जो असलियत है, उससे ज्यादा मोहक वो होता है जो जो सिर्फ एक प्रतिबिंब है या एक सपना है? बिल्कुल, ये एक संभावना है। वैभव स्वप्न सघन, ये शब्द इशारा करते हैं कि शायद प्रतिबिंब में एक अलग ही दुनिया है, ज्यादा गहरी, ज्यादा सपनों वाली। या शायद ये भी या ये भी हो सकता है कि ये दुनिया के वैभव की क्षणभंगुरता की तरफ इशारा हो, कि ये सब एक सपने जैसा ही तो है, जो पानी जरा सा हिले तो बिखर जाए। ये पंक्तियां सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल। अब नाव थोड़ी और आगे बढ़ती है तो पानी में हलचल होती है। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। कमाल है। नाव से उठने वाली लहरों का असर इतना कि लगता है आसमान के किनारे तक हिल गए। एक छोटी सी नाव और पूरे ब्रह्मांड में जैसे कंपन सा हो गया। यही तो कवि की दृष्टि है, छोटी सी घटना में भी कितनी व्यापकता देख लेते हैं। और सिर्फ आसमान नहीं, उसमें जो तारे टिमटिमा रहे हैं वो भी जैसे इस यात्रा में शामिल हैं। हाँ। वो वाली पंक्ति भी है। विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल, तारक दल ज्योतित कर नभ का अंतस्थल। तारे सिर्फ चमक नहीं रहे, आंखें फाड़े कुछ खोज रहे हैं, जैसे कोई जिज्ञासा हो उनके मन में। और लहरें तो उनके साथ खेल रही हैं, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल फिरती लहरें लुक छिप पल पल। क्या सुंदर दृश्य है ना? लहरें बार बार अपने आंचल की ओट में तारों के नन्हे दियों को छिपा लेती हैं, जैसे बच्चे लुका छिपी खेलते हैं। प्रकृति यहाँ बिल्कुल सजीव है, चंचल है। हाँ, निर्जीव नहीं। और इस खेल में शुक्र तारा भी शामिल है। सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल, रुपहरे कचों में ही ओझल। परी जैसी। हाँ, शुक्र तारे का अक्स ऐसा लग रहा है जैसे कोई परी तैर रही हो पानी में और फिर अपने सुनहरे बालों में कहीं छिप जाती हो। और फिर वो दशमी का चांद। हाँ, वो भी बड़ा प्यारा वर्णन है। लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। चांद भी सीधा नहीं, लहरों के घूंघट से झांक रहा है, जैसे कोई नई शर्माई हुई दुल्हन हो। बिल्कुल मुग्धा सा, रुक रुक कर अपना तिरछा चेहरा दिखा रहा है। वाकई बहुत जादुई है ये सब। इस हिस्से में प्रकृति के सारे तत्व, पानी, आसमान, तारे, चांद, लहरें, सब एक लय में हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ नजारा नहीं, एक पूरा अनुभव बन जाता है। और एक बात ध्यान देने वाली है। क्या? कि यहाँ गति और चंचलता बढ़ गई है। शुरुआत में जो शांति थी, उसकी तुलना में अब प्रकृति ज्यादा गतिशील, ज्यादा जीवंत है। हाँ, ये तो है। मानवीकरण तो है ही कमाल का। तारे खोज रहे हैं, लहरें छिपा रही हैं, चांद शर्मा रहा है। ये सब प्रकृति को हमारे बहुत करीब ले आता है। अब नाव पहुंचती है धारा के बिल्कुल बीच में। अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। जी। यानी किनारा पीछे छूट गया, चांदनी में नहाया हुआ किनारा अब दिख नहीं रहा, अब वो पूरी तरह नदी के प्रवाह के साथ है। और इस बीच धारा में पहुंचकर नजारा थोड़ा बदलता है। अब दूर के किनारे कैसे लग रहे हैं? हाँ, वो लिखते हैं, दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। जैसे दूर के किनारे तो फैली हुई बाहें हों और वो धारा के पतले कोमल शरीर को गले लगाने के लिए बेचैन हों। एक खिंचाव सा महसूस होता है यहाँ। और क्षितिज पर पेड़ों की कतार, अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रूरेखा सी आराल, अपलक नभ नील नयन विशाल। वाह, दूर पेड़ों की पंक्ति ऐसी लग रही है जैसे विशाल नीले आकाश की आंखों के ऊपर टेढ़ी भौएं हों। कितना विशाल, कितना भव्य दृश्य है। बिल्कुल। और इसी विशालता के बीच धारा में एक छोटा सा द्वीप भी है। माँ के उर पर शिशु सा, समीप सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। माँ के सीने पर सोए बच्चे जैसा। हाँ, कितना मासूम लग रहा है, लेकिन साथ ही वो लहरों के प्रवाह को उलट भी रहा है, प्रतीप कर रहा है।
मतलब उसमें एक प्रतिरोध भी है, स्थिरता और गति का एक विरोधाभास सा। और तभी कवि की नजर एक उड़ते हुए पक्षी पर पड़ती है। वो सोचते हैं, वह कौन विहग, क्या विकल कोक, उड़ता हरने का निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक। कोक पक्षी यानी चकवा। हाँ, क्या ये कोई बेचैन चकवा है जो रात में बिछड़ने के गम में उड़ रहा है और पानी में अपनी ही परछाई को अपनी बिछड़ी हुई चकवी समझ रहा है? चकवे का जिक्र यहाँ खास मायने रखता है। हमारी काव्य परंपरा में चकवा चकवी रात में बिछड़ जाते हैं, विरह में तड़पते हैं। हाँ, सुना है। तो इस शांत सुंदर रात में अचानक विरह और व्याकुलता का जिक्र आना थोड़ा चौंकाता है। क्या ये कवि के मन की कोई अपनी पीड़ा है या सिर्फ प्रकृति का एक और रंग? ये सवाल रह जाता है। खैर, अब यात्रा का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, वापसी। पतवार घुमा, अब प्रतनुभार, नौका घूमी विपरीत धार। हाँ, अब नाव का हल्का वजन धारा के उल्टी दिशा में मुड़ गया है। जी। जाते हुए तो धारा के साथ बह रहे थे, जी। अब लौटना है धारा के विरुद्ध। इसमें थोड़ा प्रयास लगेगा, और वो प्रयास दिखता है डांडों यानी चप्पुओं के चलने से। हाँ, वो कहते हैं, डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फेंस फार, बिखराती जल में तारहार। वाह, चलते हुए चप्पू पानी में जो झाग उठा रहे हैं वो मोती जैसे लग रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे तारों का हार टूटकर पानी में बिखर गया हो। यहाँ गति और क्रिया ज्यादा साफ नजर आती है। पानी में चांद की किरणें भी अब स्थिर नहीं है। हाँ, वो चांदी के सांपों की तरह। बिल्कुल, चांदी के सांपों से रलमल, नाचती रश्मियां जल में, चल रेखाओं से खिंच तरल सरल। किरणें अब नाच रही हैं, लहरा रही हैं, रेखाएं बना रही हैं। जाते समय जैसा ठहराव था प्रतिबिंब में, उससे ये अलग है। और प्रतिबिंब का खेल तो अब और भी घना हो गया। पहले एक चांद दिख रहा था, अब तो सैकड़ों। लहरों की लतिकाओं में खिल 100 शशि, 100 उडू, झिलमिल फैले फूले जल में फेनिल। 100 शशि, 100 उडू। हाँ, लहरों रूपी बेलों में अब सैकड़ों चांद और तारे झिलमिला रहे हैं, झाग वाले पानी में खिले हुए से लग रहे हैं। ये बहुलता, ये फैलाव, ये वापसी की ऊर्जा को दिखाता है एक तरह से। अब किनारा पास आ रहा है, पानी उथला हो रहा है। अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले सहज था, हम बड़े घाट को सहोत्साह। लग्गी से था लेते हुए। हाँ, बांस के डंडे से गहराई नापते हुए वो उत्साह के साथ घाट की ओर बढ़ रहे हैं। सहोत्साह, ये शब्द बताता है कि किनारे पहुंचने की खुशी है, उत्सुकता है। हाँ, बिल्कुल। यात्रा के दोनों हिस्सों में एक सूक्ष्म सा अंतर है। जाते समय शांति थी, सौंदर्य था, प्रतिबिंब का जादू था। लौटते समय गति है, क्रिया है, प्रयास है, और आखिर में उत्साह। प्रकृति के बदलते रूप के साथ कवि की अनुभूति भी बदल रही है। स्वाभाविक है ये। और जैसे ही नाव किनारे के पास लगती है, कवि के मन में सिर्फ नजारे नहीं रहते, विचार आने लगते हैं। ज्यों-ज्यों लगती है नाव पार, उर में आलोकित शत विचार। जी। यहाँ से कविता बाहरी दुनिया से हटकर अंदर की दुनिया की ओर मुड़ जाती है, दर्शन की ओर। हाँ, और यही इस कविता का आप कह सकते हैं उत्कर्ष है। एक इतना सुंदर, इंद्रियों को छूने वाला अनुभव अब गहरे चिंतन को जन्म दे रहा है। कवि ने जो कुछ देखा, महसूस किया, वो रात, वो गंगा, वो नाव की यात्रा, वो अक्स, वो सब अब एक बड़े सच को समझने का माध्यम बन जाते हैं। एक खास अनुभव अब एक आम सत्य की ओर ले जा रहा है। बिल्कुल। और वो मुख्य विचार क्या है? कवि कहते हैं, इस धारा सा ही जग का क्रम। हाँ। जैसे ये गंगा की धारा बह रही है, बिल्कुल वैसे ही इस दुनिया का, इस जीवन का क्रम है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति, शाश्वत संगम। जी, जीवन का शुरू होना, उसका चलना और अंत में मिल जाना, सब शाश्वत है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। शाश्वत शब्द पर बहुत जोर दिया है कवि ने। हाँ, बहुत। इसे बार बार दोहराया गया है। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजतहास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। आसमान का फैलना, चांद का हंसना, लहरों का खेलना, सब कुछ नित्य है, निरंतर है। कवि प्रकृति की इस निरंतरता और जीवन मरण के चक्र की जो निरंतरता है, उसके पीछे गहरा संबंध देख रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि जैसे नदी बहती रहती है, किनारे आते जाते रहते हैं, पर बहाव हमेशा रहता है। हाँ। वैसे ही जीवन भी जन्म और मृत्यु के किनारों के बीच बहता रहता है। ये यात्रा कभी रुकती नहीं। हे जग जीवन के कर्णधार,
चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। बिल्कुल, यही जीवन एक शाश्वत नौका विहार है जो जन्म और मृत्यु के दो किनारों के बीच हमेशा चलता रहता है, और कर्णधार यानी ईश्वर या नियति इसे चलाते रहते हैं। ये समझ लेना कि हम सब इस अनंत यात्रा का हिस्सा हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बोध है। और इस बोध का, इस शाश्वत सत्य को जान लेने का कवि पर असर क्या होता है? वो कहते हैं, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का ये शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान। ये कैसे, मतलब अपना अस्तित्व भूलकर अमरता कैसे मिल सकती है? ये एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। जब कवि को ये एहसास होता है कि वो इस विराट शाश्वत प्रवाह का ही एक हिस्सा है, उसी प्रवाह का जिसका हिस्सा ये नदी है, ये चांद है, ये तारे हैं, तो उनका अपना जो एक अलग, एक सीमित मैं का भाव है, वो मिट जाता है। अच्छा। वो अपने छोटे से नश्वर अस्तित्व का ज्ञान भूल जाते हैं, और जब वो इस बड़ी नित्य सच्चाई से जुड़ जाते हैं तो उन्हें अमरता का अनुभव होता है। ओह! अमरत्व इसलिए नहीं कि उनका शरीर अमर हो गया, बल्कि इसलिए कि उनकी चेतना उस शाश्वत तत्व से जुड़ गई जो कभी नष्ट नहीं होता। तो प्रकृति के साथ इतना गहरा जुड़ाव आपको अपने छोटे मैं से मुक्त करके एक बड़ी चेतना का अनुभव करा सकता है। ये तो अद्भुत है। हाँ, यही पंत जी के प्रकृति प्रेम और उनके दर्शन का संगम है। वो प्रकृति में सिर्फ सुंदरता नहीं देखते, वो उसमें अस्तित्व के रहस्यों को खोलने की चाबी भी पाते हैं। सही। और क्षणभंगुर जीवन में इस शाश्वतता का बोध ही उन्हें अमरत्व का दान करता है। तो अगर हम आज की बात को समेटें, हमने सुमित्रा नंदन पंत की नौका विहार के जरिए देखा कि कैसे एक चांदनी रात में गंगा की सैर का अनुभव एक बहुत ही बारीक और सुंदर वर्णन से शुरू होता है। जी, जिसमें प्रकृति के शांत और चंचल दोनों रूप सामने आते हैं। हाँ, और हमने देखा कि कैसे प्रतिबिंब और मानवीकरण का इस्तेमाल करके कवि प्रकृति को जैसे जिंदा कर देते हैं। बिल्कुल। और फिर हमने ये समझा कि कैसे ये बाहरी यात्रा कवि को एक भीतरी यात्रा पर ले जाती है, जहां वो जीवन, जगत और समय के शाश्वत प्रवाह पर सोचते हैं। कविता इंद्रिय अनुभव से शुरू होकर गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक नतीजे पर पहुंचती है, और यही इसकी महानता है। भाषा की सुंदरता, कल्पना की ऊंची उड़ान और सोच की गहराई, ये सब मिलकर इसे एक कालजयी रचना बनाते हैं। हाँ, वाकई। अच्छा, चलते चलते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। जिस तरह पंत जी ने प्रकृति के इस शाश्वत क्रम और लय को महसूस किया और उससे अपने होने के भाव से परे जाकर अमरत्व का बोध पाया, क्या उसी तरह प्रकृति के चक्रों को, जैसे दिन रात का होना, मौसमों का बदलना, इनको गहराई से महसूस करना हमें अपने जीवन के रोजमर्रा के उतार चढ़ावों को, अपनी कामयाबियों नाकामयाबियों को और इस बड़ी सी दुनिया में अपनी छोटी सी जगह को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या प्रकृति की लय हमें जीवन की जो अनिश्चितताएं हैं उनके बीच एक स्थिरता का एहसास दे सकती है? इस पर सोचने से शायद हमें अपने जीवन को देखने का एक नया नजरिया मिल सकता है। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।